हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर शुभम बाला और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक बहुत छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हाँ, सच में टू बी ऑनेस्ट ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और ऐसा इतना इम्पॉर्टेंट है कि दोस्तों आप ऐसा मान के चलिए एक क्वेश्चन तो 110% श्योर है, दो क्वेश्चन आने की भी चांसेस होते हैं इसमें से। बिल्कुल बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, है ना। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, मतलब इसे कहते हैं, इस टॉपिक को कहते हैं एग्जैक्टली जो हाई यील्डिंग टॉपिक की जो डेफिनेशन होती है ना दोस्तों, उसमें बिल्कुल फिट बैठता है ये। मतलब ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें से आप मान के चलिए एक क्वेश्चन श्योर है, इसीलिए आपको उतनी ही एनर्जी से और ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना है। क्लियर है? हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों एरर, यूनिट एंड डायमेंशन। मिला जुला के इसकी मैं आपको बिल्कुल थ्योरी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा और साथ में इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको डायरेक्टली डिस्कस करूंगा। क्लियर है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं एरर से, है ना। एरर एरर दोस्तों यार शब्द बिल्कुल सिंपल सा है ना, जितना सुनने में सिंपल है उतना ही सिंपल इसका मतलब होता है। एरर मतलब त्रुटि, है ना। फिजिक्स में एरर का क्या मतलब है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ओके, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उस दौरान मेरे को किसी चीज़ का लेंथ मेजर करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को इस पेंसिल का है ना लेंथ मेजर करना है। क्लियर है कि इस पेंसिल का लेंथ कितना है। अब दोस्तों मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है इसको मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप के। अब मैं उसको मेजर करता हूँ तो कई बार मेरे को मान लो पता चलता है कि दिस पेंसिल ऑफ 20 सेंटीमीटर्स, है ना। दूसरी बार जब मैं मेजरमेंट लिया तो मुझे पता चला 20.2 सेंटीमीटर्स। जब मैंने तीसरी बार मेजरमेंट लिया तो मुझे पता चला 20.4 सेंटीमीटर्स है, या कई बार हमें पता चला कि 90.8 मेजरमेंट है। तो ये जो एरर्स आ रहे हैं, एग्जैक्ट मेजरमेंट इसका क्या है ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं थोड़ा बहुत पॉइंट का ऊपर नीचे हो जाता है ना। तो इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं दोस्तों कि कुछ ना कुछ जो वेरिएशन आ रहा है ना, तो हमें उस वेरिएशन की कैलकुलेशन करनी है दोस्तों कि वो कितना है। क्लियर है? तो वही हमें इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट यहीं से करते हैं दोस्तों। इस टॉपिक में कुछ और चीज़ें भी होती हैं छोटी छोटी, जैसे कि वार्नियर कैलिपर्स या कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन नीट में एग्रीकल्चर जैसे एग्जामिनेशंस में दोस्तों डायरेक्टली उस पर क्वेश्चंस नहीं आते, जेई मेंस में आते हैं, इसीलिए हम उनको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? तो आती है डायरेक्टली जो है एरर पर हम समझते हैं। मान लीजिए मैं एक सेट ऑफ डेटा ले लेता हूँ। क्लियर है? मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा और इस डायरेक्शन में यहाँ पर है ना साइड बाई साइड आपको एग्जाम्पल भी देते चलूंगा कि किस टाइप से करना है। तो मान लीजिए मैं एक डेटा ले लेता हूँ, कोई भी XYZ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया, जब मैंने मेजरमेंट लिया तो मेरे को A1, A2, A3, A4 ये मान लीजिए 4 मेजरमेंट्स मेरे को मिले। क्लियर है? मैंने जब मेजरमेंट लिया तो मेरे को 4 मेजरमेंट्स मिले या 4 मेरे को डेटा मिला। क्लियर है? तो सबसे पहले तो मैं इनका मीन डेटा निकालूंगा कि भाई मीन इनका जो है एवरेज कितना है। तो एवरेज दोस्तों हम कैसे निकालते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाय 4 हम ऐसे एवरेज निकालते हैं। तो हमें क्या मिल गया, इन सब का एवरेज वाला संख्या। समझ में आ गई बात? मतलब इनका जो बीच का है, मतलब ऐसा है कि चलो मोस्ट एक्यूरेट यही होना चाहिए, है ना। ऐसा हम इमेजिन करके चल रहे हैं। हमने 4 मेजरमेंट्स लिए, हमें 4 वैल्यू मिली, लेकिन उन 4 वैल्यूज में से मोस्ट एक्यूरेट जो है ये ए मीन के आसपास, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसकी रियल में वो इस मीन के आसपास होना चाहिए। क्लियर है? अब दोस्तों हमें यदि बीच वाली वैल्यू मिल गई है तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि जो हमने जितने डेटा कलेक्ट किए थे A1, A2, A3, A4 वाले, इनमें कितना कितना एरर आया होगा यदि इसको हम अप्रॉक्सीमेटली सही वैल्यू माने तो, है ना। तो जो पहला शब्द है दोस्तों उसको हम बोलते हैं नंबर 1 एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं दोस्तों? एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? अब एब्सोल्यूट एरर क्या चीज़ है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है जिसे हम मान रहे हैं, ये ए मीन वाला वैल्यू, इससे कितना डेविएशन है हमारे डेटा का या मेजरमेंट्स का, है ना। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें निकालना है यहां पर, यदि हमें निकालना है कि कितना डिफरेंस है मीन वैल्यू और हमारे मेजरमेंट का। क्लियर है? अब आइए देखते हैं, हमारे पास जितने मेजरमेंट थे सबका अलग अलग निकालते हैं। क्लियर है? मैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट वैल्यू का जो है एरर निकालना चाहता हूं कि अपनी फर्स्ट वैल्यू में कितना एरर था। तो ए मीन में से मैं A1 को माइनस कर दूं दोस्तों। देखिए यहां पर A1 अपना पहला मेजरमेंट था और मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू अपना ए मीन आया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि पहले वाले मेजरमेंट में कितना एरर है। क्लियर है? कितना डिफरेंस है। उसके बाद दूसरे वाले में कितना डिफरेंस हो जाएगा, ए मीन माइनस A2। तीसरे वाले में कितना डिफरेंस हो जाएगा, ए मीन माइनस A3। चौथे वाले में मतलब 4 जो है, ए मीन माइनस A4। ये क्या मिल जाएगा दोस्तों हमें, एरर सब में कितना एरर आया है।
क्या बात समझ में आती है आपको, है ना। तो ये देखिए, तो ये हमें क्या मिल गया, एब्सोल्यूट एरर हर वैल्यूज की कितनी है। अब दोस्तों यार हमको है ना अपने जितने मेजरमेंट्स लिए थे, एग्जांपल के तौर पर 4 ले रहे हैं ना, तो चारों मेजरमेंट का हमें इंडिविजुअल एरर जो है डिफरेंस मालूम चल गया। अब हमें चाहिए कि यार एवरेज एरर कितना है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन एरर, है ना। यहां पर हम दोस्तों दूसरी चीज क्या निकालेंगे, यहां पर मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो दोस्तों हमने अभी तक इतने सारे कैलकुलेशंस किए हैं, सबका मीन निकाल दो। यदि मेरे को एरर का मीन वैल्यू निकालना है ना, एरर का मीन वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू डेल्टा A1। अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि हम सबका मॉड ले रहे हैं। यदि -1 में वैल्यू आ रहा है ना, तो भी उसको +1 में ही कंसीडर करना है। क्लियर है सबका एरर, प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A4 बाय 4। कितने एरर्स है अपने पास, 4 एरर्स हैं। क्या बात समझ में आ रही है, मैंने सारे वैल्यूज का मॉड लिया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें दोस्तों, मैं आपको है ना इसका साइड बाय साइड एग्जांपल दूंगा ना, तब आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो है चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये दोस्तों हमने क्या निकाल लिया, सारे एरर वैल्यू का एवरेज निकाल लिया, उनका भी मीन निकाल लिया। समझ में आई बात दोस्तों। जो हमारी करेक्ट वैल्यू, जो हमने मेजरमेंट लिया था, उसका सही वैल्यू मैं कैसे डोनेट करूंगा, तो ए का जो सही वैल्यू होगा ना दोस्तों, वो होना चाहिए ए मीन, उसका एग्जैक्ट वैल्यू, और उसमें एरर कितना होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। ये जो है दोस्तों इसका एक करेक्ट वैल्यू होना चाहिए। समझ में आई बात, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, कि ये इसका एवरेज वैल्यू है जो अपन ने मेजरमेंट लिए थे, और ये उसका जितना एरर आ रहा था हमारे मेजरमेंट में, उसका एवरेज वैल्यू है। समझ में आती है बात आपको, क्लियर है। सो दिस कैन बी अवर एग्जैक्ट वैल्यू। समझ में आता है आपको दोस्तों, है ना। अब देखिए, अब हमारे पास दोस्तों देखिए ए की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। आई एम सॉरी। अब देखिए दोस्तों हमारे पास ए की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। ए का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, दैट विल बी ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन, और ए का जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू जो है ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन। क्या ये बात आपको समझ में आती है अच्छे से, क्लियर है। तो देखिए हमको ये मिल गया कि मीन वैल्यू कितनी है। अब आती है दोस्तों तीसरी चीज, और वो तीसरी चीज क्या है, वो तीसरी चीज है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, क्लियर है। अब देखिए हमारे पास जो है मीन एरर कितना आया, हमारे पास मीन एरर कितना आया दोस्तों, हमारे पास मीन एरर आया डेल्टा ए मीन, क्लियर है। और हमारे पास जो है हमारी एवरेज वैल्यू कितनी आई डेटा की, है ना, जो मतलब अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सही वैल्यू होना चाहिए, है ना, दैट विल बी ए मीन, क्लियर है। तो इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रैक्शनल एरर। समझ में आई बात। अच्छा, उसके बाद एक शब्द आता है दोस्तों परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, तो दोस्तों परसेंटेज एरर कितना होना चाहिए, इसी फ्रैक्शनल एरर में हम 100 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, परसेंटेज एरर। वेरी सिंपल। आप देखिए एक बार सारी चीज़ों को। अब मैं काम करता हूं कि इसी के पैरेलल में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, है ना, तो आपको जो है डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्लियर है। सबसे पहले तो हमको डेटा चाहिए, है ना, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ। मान लो कि हम यहाँ पर लेंथ मेजर कर रहे हैं, किसका मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए हम यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, क्लियर है, देखते जाइएगा आप साथ में, है ना। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सेम टू सेम 4 वैल्यू मेजर करी है लेंथ की, तो हमको डेटा जो है, हमको डेटा क्या मिल गया दोस्तों इसका, है ना, हमको डेटा मिल गया L1 का वैल्यू जो है मान लीजिए 3 मीटर से, है ना, L2 का वैल्यू है वो हमें मिला 2 मीटर से, मान लीजिए, है ना, L3 का वैल्यू हमें 0 मीटर्स, L4 का वैल्यू मान लो 1 मीटर मिल गया, क्लियर है। और एक और डेटा ले लेते हैं, मान लो 5 ले लेते हैं, L5 इज इक्वल टू जो है 4, क्लियर है, मतलब 1 2 3 4 5 ही बेसिकली ये हो गया, क्लियर है। तो ये हमने जो है लेंथ मेजरमेंट किया, तो हमको ये जो है डेटा देखने को मिला। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इनका ए मीन निकालना है कि भाई इनका अप्रॉक्सीमेट सही वैल्यू क्या होना चाहिए, जितने मेजरमेंट आए उनका मीन निकाल लेते हैं, क्लियर है। तो मीन निकालिए दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 + 2 + 0 + 1 + 4 बाय 5, क्लियर है। तो कितना हो गया 4 5 6, तो ये हो गया 10 बाई 5, तो हमको क्या मिल गया 2 मीटर्स,
समझ में आई बात? हमको ऑन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू हमें मिल के आई है वो क्या है, 2 मीटर, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो 2 के आसपास ही होना चाहिए। क्लियर है? हमने जितनी रीडिंग्स निकाली है सबका एवरेज। क्लियर है? तो ये दोस्तों हमको मीन मिल गया। अब दूसरी चीज जो है, अब उसके बाद हमको पहली चीज एरर में जो निकालना है, हमको निकालना है एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कि भाई जो हमारी मीन वैल्यू आ गई है, उस मीन वैल्यू से सारी इंडिविजुअल वैल्यू को हम जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें हर वैल्यू का कितना जो है एरर उस पर्टिकुलर वैल्यू में था वो देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट एरर में डेल्टा L1 मैं निकालूँ तो L मीन माइनस L1 हो जाएगा। क्लियर है? L मीन 2 है और L1 हमारा मेजरमेंट आया था 3, तो क्या -1 ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? डेल्टा L2 जो है, L मीन माइनस L2 जो है इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू जो है ये आ गया और फर्स्ट वैल्यू है 2, तो हमको एवरेज जो है कितना मिला। क्लियर है? बात समझ में आता है? फिर डेल्टा L3 जो है, L मीन माइनस L3 हो जाएगा तो 2 माइनस 0 मतलब ये 2 हो गया। फिर डेल्टा L4 जो है हमको क्या मिला, L मीन माइनस L4 मतलब 2 माइनस 4। क्लियर है? तो ये कितना हो गया, -2। तो ये हमको क्या मिल गया दोस्तों, देखिए हमको ये मिल गया एब्सोल्यूट एरर। आप बिल्कुल स्क्रीन पे देख सकते हैं क्लियर कट कि बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न में हम चल रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए हमको दूसरी चीज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है, हमको कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो भाई हमको करना क्या है, इन सारे वैल्यूज का मॉड लेके उसका एवरेज निकाल देना। वेरी सिंपल है ना। तो भाई हमको डेल्टा L का मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज का मॉड मतलब 1 + 0 + 2 + 2 है ना। और एक वैल्यू मिसिंग है क्या दोस्तों, हाँ जी हाँ, एक वैल्यू मिसिंग है ना। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी फॉर दैट। ये L4 जो है दोस्तों ये था 1 मीटर। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और डेल्टा L5 जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 - 4 मतलब -2। क्लियर है? ओके, सो नाउ वापस इनका एवरेज निकालते हैं ना। सो 1 का तो मॉड ले लिया, 1 आ गया, 0 0, 2 का 2, 1 का 1, और साथ में यहाँ पर जब -2 का मॉड लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। क्लियर है? डिवाइडेड बाय क्या करना है, 5 वैल्यू, तो हमें इसका मीन मिल जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2 2 4 6, 6/5। क्या ये बात आपको समझ में आता है आप सभी को, है ना। 6/5 तो कितना आ जाएगा, ये 1.2 मीटर्स, ये आपका क्या आ गया, एवरेज। समझ में आए बात? मतलब हमको हमारे मेजरमेंट का, हम जो लेंथ मेजर कर रहे थे उसका हमें एवरेज वैल्यू दोस्तों क्या देखने को मिला, उसका एवरेज वैल्यू जो है हमें देखने को मिला है 2 मीटर्स। क्लियर है? और जो हमने उसका मीन का मतलब हमने उसका जब एरर का एवरेज निकाला तो हमें 1.5, तो जो हमारा लेंथ एक्चुअल में जो लेंथ होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए 2 मीटर ±12 मीटर। समझ में आई बात? ये जो है हमारा एक्चुअल में लेंथ का वैल्यू है विद एरर की। भाई साहब इसमें इतना % का एरर ऊपर नीचे हो रहा है। क्या बात समझ में आता है आपको? वेरी नाइस। अब दोस्तों मुझे बताइए लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। लेंथ का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 2 मीटर्स + 1 तो 3.2 मीटर्स हो सकता है। और लेंथ का मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है, एवरेज जो हमने निकाला उस हिसाब से हमको मिल सकता है दोस्तों 0.8 मीटर्स। क्या बात समझ में आता है? देखिए हमने थोड़ा सा क्या इतना ज़्यादा एरर क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने बहुत दूर दूर की वैल्यूज़ ली हैं। कोई कभी 0 है तो कभी 4 है, ऐसा करके भी हमने देखा है। क्लियर है? अब देखिए तीसरी चीज़ हमें निकालनी है कि भाई फ्रैक्शनल एरर कितना है ना। फ्रैक्शनल एरर कितना है, तो हम फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं आप यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं। डेल्टा AM मतलब जो एवरेज एरर है अपॉन उसका एवरेज वैल्यू। क्लियर? तो भाई क्या आ जाएगा, आप इसको देख लीजिए, है ना। तो हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाएगा दोस्तों, डेल्टा M जो है ये अपना 1.2 था और हमारी एवरेज वैल्यू 2 है, तो कितना आ जाएगा 0.6 फ्रैक्शन एरर। क्लियर है? और जब हम निकालेंगे कि यहाँ पर परसेंटेज एरर कितना है तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 1.2/2 × 100, तो कितना मिल जाएगा 60%। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कितना % का जो है अपना एवरेज आ गया, 60%। क्लियर है? तो ये देखिए पूरा साइड बाय साइड आपको सारे मैंने बता दिया और साथ में एक बढ़िया सिंपल सा एग्जांपल लेके समझा दिया। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी डिटेल में। क्लियर है? तो देखिए एरर से रिलेटेड यहाँ पर इतनी सी बात बेसिक थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक नया पॉइंट जो है यहाँ पर खुल करके आता है सामने, वो आता है इन एरर्स का कॉम्बिनेशन, है ना। मान लो मेरे को कि 2 वैल्यूज को ऐड करना है जिसमें हमको एरर गिवन है, तो हम फिर उसको कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों देखिए हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्लियर है? देखिए यहां पर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको चाहता हूं कि आप सम करें, है ना, और एडिशन करें, है ना। तो हम जब सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देख लीजिए एग्जांपल मैं देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास दो वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरा है b प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर है? इन दोनों का हमें जो है एडिशन करना है। तो मान लीजिए इनका जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है x, तो हमको x क्या मिल जाएगा दोस्तों, x जो है हमें मिलेगा यहाँ पर x का वैल्यू हमें मिलेगा a प्लस बी। क्लियर है? ये x का एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर x का एरर भी तो आएगा कुछ, और वो हमें क्या मिलेगा, x का एरर मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। समझ में आई बात? प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। बेसिकली मैं ऐसा कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि x प्लस माइनस डेल्टा x जो है वो हमें क्या मिलेगा, a प्लस b, और हमें क्या मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। समझ में आती है बात? क्लियर है? लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात आप हमेशा याद रखना कि x का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है, मुझे बताइए x का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकता है। तो x का मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनट, मैं x का मैक्सिमम वैल्यू नहीं, मैं यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ कि x का जो एरर है इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या आ सकता है। इसका मैक्सिमम आएगा वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्या ये बात आपको समझ में आती है? एक एग्जाम्पल लेते हैं यार जरा दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेंगे ना तो एग्जाम्पल लेने से बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास दो लेंथ है, एक लेंथ ऐसा कुछ है 2 मीटर प्लस माइनस 0.5 मीटर। क्लियर है? और दूसरा जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 3 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर्स। ऐसा करके दो वैल्यूज गिवन है और हमें इन दोनों को लेंथ को जोड़ना है। तो लेंथ जो L मान लीजिए L1 प्लस L2 है, तो वो आपको पता है क्या मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा 3 प्लस 2 5 मीटर, और आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 0.8 मीटर्स। समझ में आई बात? एरर में दोस्तों हम हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को ही लेते हैं। समझ में आई बात? एरर को हमें डायरेक्टली ऐड करना है। यहाँ देखिए एरर, इसका एरर हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया और प्लस माइनस में वो हमारा जो सम वैल्यू है उसके एरर के बराबर आ जाएगा। समझ में आता है क्या? क्लियर दोस्तों? दूसरा जो है बिल्कुल ऐसा ही, जितना सिंपल यहाँ पर हमने सम को पढ़ा, ऐसा ही दूसरा बिल्कुल जो है सब्सट्रैक्शन जो है बिल्कुल सेम टू सेम इतना ही इजी है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पर दो वैल्यू सेम, मान लीजिए एग्जांपल यही वाले वैल्यू ले लेते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है a जो है a प्लस माइनस डेल्टा a और साथ में दूसरा है b प्लस माइनस डेल्टा b, और हमें यदि एक में से दूसरे को माइनस करना हो x जो हमको मिलेगा। क्लियर है? तो x प्लस माइनस डेल्टा x का जो हमें वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों, मान लीजिए कि हम x इज इक्वल टू बी माइनस ए कर रहे हैं या a माइनस बी कर रहे हैं, जो भी करना हम चलेगा। तो a माइनस बी x का वैल्यू और प्लस माइनस एरर हमेशा ऐड होता है। ये बात आप याद रखना, एरर हमेशा हम मैक्सिमम वाला ही कंसीडर करते हैं। क्लियर है? तो क्या मिलेगा हमको एरर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमको एरर मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये बात याद रखना। क्लियर है? एग्जाम्पल देते हैं यही हाथों हाथ, आप एक बार एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल सेम टू सेम, मान लीजिए यही वैल्यू है, दो वैल्यूज हमको गिवन है कि भाई L1 और इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस माइनस 0.5 मीटर्स और L2 इज इक्वल टू जो हमें गिवन है 3 मीटर प्लस माइनस 0.3 मीटर्स। ठीक है? तो भाई इस केस में हमको यदि सब्सट्रैक्शन करना हो, मान लो x इज इक्वल टू L2 माइनस L1 है। क्लियर है? तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा दोस्तों, क्लियर कट देखिएगा, हमको यहाँ पर x का वैल्यू जो है, हमको x का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा 3 माइनस 2 मतलब 1 मीटर प्लस माइनस 0.8 मीटर्स। देखिए हमने दोनों के एरर को फिर से ऐड कर दिया, क्योंकि जब हम एरर की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम एरर को ही कंसीडर करते हैं। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? क्लियर कट है ना। तो एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, हमको यदि हमको देखिए यहाँ पर यदि x का वैल्यू निकालना है तो x तो एज इट इज हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पर दोस्तों x यहाँ पर भी हो जाएगा L2 माइनस L1, मतलब x यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a माइनस बी ही हो जाएगा। ये जो वैल्यू गिवन है x का वैल्यू, लेकिन जो डेल्टा x है मतलब x के मेजरमेंट का जो एरर है वो क्या आ जाएगा, उन दोनों एरर का सम ही आएगा, क्योंकि एरर को हम हमेशा मैक्सिमम लेते हैं। क्लियर है बात आप सभी को? वेरी नाइस। ओके, तो यहाँ पर अब आती है तीसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट तीसरी चीज जो है यहाँ पर, दैट इज मल्टीप्लीकेशन।
क्या है दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है हमको एरर का। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए कि आपको a प्लस माइनस डेल्टा ए गिवन है, जिसका हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, b प्लस माइनस डेल्टा b से। ये मान लीजिए x का वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर है, x प्लस माइनस डेल्टा x का वैल्यू है ना, x प्लस माइनस मान लीजिए डेल्टा x का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है ना, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू आपको ये वैल्यू गिवन है। क्लियर है। तो करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको मल्टीप्लाई करना है जैसे अपन मल्टीप्लाई करते आए हैं, है ना। पहले a को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो बताओ कितना आ जाएगा, ए बी, है ना, ए बी प्लस माइनस का साइन लगाओ ना, कुछ भी हो सकता है, a डेल्टा b। क्लियर है। फिर उसके बाद हम दोस्तों दूसरे साइड में a को फिर मल्टीप्लाई करेंगे b से और इससे, तो क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, यहाँ पर आ जाएगा जब अपन प्लस माइनस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस b डेल्टा a, और जब इसको करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ये क्या आ गया हमको, x प्लस माइनस डेल्टा x। समझ में आई बात, ये क्या आ गया अपना पूरा एरर का, देखिए ये वैल्यू। क्लियर है, क्या समझ में आता है आपको, इज इक्वल टू ये वैल्यू पूरा आ गया। तो x का वैल्यू पर्टिकुलरली क्या है, x का वैल्यू है क्या चीज़, a इंटू बी। क्लियर है। और जो डेल्टा x है उसका, ये पूरा दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा इसका डेल्टा x है। क्या बात समझ में आती है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, x इज इक्वल टू a इंटू बी। जैसा अपन मल्टीप्लाई करना था तो मेन वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, और एरर जो आएगा डेल्टा x का वैल्यू वो आएगा क्या दोस्तों, वो आएगा क्या आ जाएगा, यदि मैं देखूं प्लस माइनस, सबका मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, a डेल्टा b प्लस b डेल्टा ई प्लस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। अब मुझे बताइए ये डेल्टा a डेल्टा b क्या ये एरर्स हैं, यदि ये एरर्स हैं, एरर बहुत छोटा वैल्यू होता है ना। मैंने अभी जो लास्ट एग्जाम्पल है तो उसमें एरर बहुत बड़ा वैल्यू लिया था, लेकिन एरर बेसिकली बहुत छोटा वैल्यू होता है। जब हम दो छोटे वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटा वैल्यू आएगा, तो उसको हम नेग्लिजिबल टू जीरो मान सकते हैं जब परसेंटेज एरर बहुत छोटा हो। दोस्तों याद रखिए नीट लेवल में है ना, ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। मैं आपको अभी क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन जो है नीट में पूछता है, एग्रीकल्चर वगैरह एग्जाम्स में पूछता है ना। लेकिन फिर भी कभी क्वेश्चन आ जाए अच्छे लेवल का तो ज़रूर दो मल्टीप्लाई करना रहेगा आपको, और उस केस में इस वैल्यू को आप है ना नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस केस में एरर जो है 30%, 40%, 50% का होगा। एरर बहुत छोटा है तो दोनों एरर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर बहुत कम ऑलरेडी एरर आ जाएगा। क्लियर है। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला, x प्लस माइनस डेल्टा x जो है हमें क्या मिलेगा, a b x का वैल्यू, और प्लस माइनस एरर कितना मिलेगा, a डेल्टा b, और साथ में हमें क्या मिलेगा यहाँ पर प्लस b डेल्टा a। क्या ये बात समझ में आती है, तो ये हमको जो है हमारे मेजरमेंट का वैल्यू मिल गया। समझ में आती है ये बात, क्या क्लियर है। अब यदि हम इस केस में फ्रैक्शनल एरर निकालें कि भाई फ्रैक्शनल एरर कितना है ना, फ्रैक्शनल एरर कितना है, तो फ्रैक्शनल एरर बताइए क्या हुआ करता था, डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन होता था कि नहीं था। क्लियर है कि नहीं। तो मुझे बताइए यहाँ पर एरर कितना है, यहाँ पर एरर है प्लस माइनस ए डेल्टा बी, है ना, प्लस माइनस बी डेल्टा ए, है ना। और जब हम, और एक्चुअली यदि हम मैक्सिमम एरर ले रहे हैं तो यहाँ पर फिर हम प्लस माइनस ना लगाएं, हम यहाँ पर सीधे मतलब हम मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा एरर को हम मैक्सिमम में ही लिखते हैं। क्लियर है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल एरर है मेरे। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस बी डेल्टा एक्स, और एक्स मीन कितना है दोस्तों, ए बी। समझ में आई बात, मेन वैल्यू क्या है, ए बी। ये हमारा फ्रैक्शनल एरर है। तो जब आप इसको देखोगे तो आपका फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा दोस्तों, देखिए जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, तो डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा सॉरी यहाँ पर दोस्तों एक्स की जगह यहाँ पर है ना बी डेल्टा ए आएगा। क्लियर है ना, जैसे बता चुका हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए बाय ए। तो ये क्या आ गया दोस्तों, आपका फ्रैक्शनल एरर मतलब डेल्टा एक्स बाय एक्स। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मैं बस आपको थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन एक बार कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना दोस्तों फिर मज़ा आ जाएगा यार, है ना। आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि यार क्वेश्चन किस टाइप से पूछ जाते हैं। वेरी सिंपल। तो जब आप किसी दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करते हो तो इस तरीके से हमें उसको डील करना। दोस्तों हम क्वेश्चंस करेंगे लाइन से बहुत सारे, तो ये चीज़ें फिर आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। डन डन डना डन। अब आते हैं दोस्तों डिवीजन पर। क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन के बाद क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों डिवीजन पर। तो देखिए डिवीजन हमें करना है यहाँ पर, तो किस टाइप से मैं चाहता हूँ दोस्तों कि एक बार
इस डिवीजन को करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक और अच्छी चीज़ पढ़ें। डिवीजन मतलब पहले समझ लीजिए कि मैं कैसी बात कर रहा हूँ। a प्लस माइनस डेल्टा ए गिवन है, b प्लस माइनस डेल्टा b हमको गिवन है, एरर गिवन है, क्लियर है। हमें डिवीजन करना है तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल जो हमको क्या चाहिए, a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इस चीज़ को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से करने के लिए हमें पहले क्या समझना है, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ता हूँ। क्लियर है, हाँ जी। आते हैं यहाँ पर, हम ज़रा यहाँ पर एक नई चीज़ पढ़ते हैं, 2-4 लाइन का स्पेस छोड़ के यहाँ पर एक छोटी सी नई चीज़ पढ़ते हैं, नया टॉपिक। डिवीजन पे आऊँगा जस्ट वापस, हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ चीज़ इतनी सिंपल है कि वो मज़ा आ जाएगा सॉल्व करने में। जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर चीज़ें डिस्टिंग्विश जो है दिमाग में हो जाएंगी, है ना। क्लियर, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। हम यहाँ बात कर रहे हैं एरर इन पावर, है ना। किसी की पावर में कुछ लिखा हुआ है तो एरर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमको यहाँ पर ऐसा कुछ गिवन है, मान लीजिए p इज इक्वल टू गिवन है a की पावर x और b की पावर y, ऐसा करके कुछ गिवन है, क्लियर है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, क्या है, यहाँ पर पावर है। अब हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए कि a में इतने परसेंट का एरर है, b में इतने परसेंट का एरर है, तो बताइए p में कितने परसेंट का एरर होगा। समझ में आई बात। तो जो एरर इन पावर है ना दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का बहुत 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 सिंपल तरीका है। जब मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा, उसमें आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, तब आपको ये चीज़ और क्लियर कट समझ में आएगी। लेकिन डायरेक्टली मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करता हूँ। जब पावर में इस टाइप से दिया हुआ होना, तो आप एक कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इस्तेमाल करिए, और वो कॉन्सेप्ट ऐसा है, फ्रैक्शनल एरर इन p, डेल्टा p बाई p इज इक्वल टू, जो पावर में लगा हुआ उसको सामने लेकर के आना है, तो x डेल्टा a बाई a फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस y डेल्टा b बाय b। ये बात आपको समझ में आती है क्या? या आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको क्या करना है, जो भी पावर में उसको सामने ले आना है ना। तो ये देखिए, हम यहाँ एरर की बात कर रहे थे। यदि मैं यहाँ परसेंटेज चेंज की बात करूँ, एरर में देखो परसेंटेज चेंज और एरर में दोनों में बिल्कुल एक सिमिलरिटी है। मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया जाए कि a में इतना परसेंटेज चेंज है, b में इतना परसेंटेज चेंज है, तो बताइए p में कितना परसेंटेज चेंज होगा। क्लियर है, एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि a में इतना एरर है, b में इतने परसेंट का एरर है, तो बताइए p में कितने परसेंट का एरर होगा, है ना। तो ये दोनों चीज़ें है ना, थोड़ी सी मतलब कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको इस चीज़ का जो है अच्छे से समझाना चाहता हूँ ना। एक एग्जाम्पल देके समझेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। देखिए, है ना, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास p इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब है। क्लियर है, तो ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर और बी पावर -3। क्लियर है, इस टाइप से। अब समझना, अब हमें क्या गिवन क्या है, हमको गिवन है कि भाई ए में कितने परसेंट का वेरिएशन है, परसेंटेज वेरिएशन ए मान लीजिए ये 4% का है, और परसेंटेज वेरिएशन इन बी मान लीजिए ये 2% का है। क्लियर है। अब हमसे दो सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 सवाल कि बताइए परसेंटेज चेंज इन पी, और दूसरा सवाल हमसे पूछा जा सकता है परसेंटेज एरर, है ना। यहाँ पर हमसे परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है और दूसरा हमसे परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है। क्लियर है, तो दोनों केस को जो है हमें सेपरेटली जो है थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिख देते हैं, है ना। हमसे यहाँ पर परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है। आप एक बार क्वेश्चन समझ पाए हैं क्या मेरा, एक बार फिर देखिए, है ना। यहाँ पर आपको गिवन है p इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपन बी क्यूब। क्लियर है, हमको यहाँ पर गिवन है a और हमने उसको मॉडिफाई कर लिया a स्क्वायर बी पावर -3। क्लियर है, हमसे बोला गया कि a में जो है 4% का चेंज किया जाता है, वेरिएशन है, और जो b है उसमें 2% का वेरिएशन है। समझ में आई बात। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए परसेंटेज चेंज कितना होगा, किसमें, p में, p में परसेंटेज चेंज कितना होगा। और दूसरे केस में पूछा जा रहा है कि यदि 4% का एरर a में है, 2% का एरर b में है, तो बताइए p में कितने % का एरर होगा, है ना। तो देखना है जरा, है ना। इस कहानी को यदि इस्तेमाल किया जाए तो उस हिसाब से यहां पर कैसा बनेगा, देखते जाना, ध्यान से देखते जाना प्लीज। हाँ, फ्रैक्शनल चेंज इन p, इस रिलेशन के हिसाब से फ्रैक्शनल चेंज इन p इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रैक्शनल चेंज इन a बाय a, है ना। और जब हम दोस्तों परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, तो जो भी ऊपर आएगा, यहाँ देखिए ऊपर माइनस में है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा, -3
फ्रैक्शनल चेंज इन बी। अब दोस्तों हमको फ्रैक्शनल चेंज मिल गया, यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई चारों तरफ कर दूं, है ना, तो बताइए क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 माइनस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। बताइए डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 क्या है, क्या ये परसेंटेज चेंज इन पी है ना, परसेंटेज चेंज इन पी है ये। और बताइए 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या है, परसेंटेज चेंज इन ए माइनस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी क्या है, मेरे को बताइए, परसेंटेज चेंज इन बी। क्लियर है, जो वैल्यू यहाँ ऊपर माइनस में था -3, तो एज इट इज हम उसको -3 को सामने ले आए। अब सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन पी, 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन ए दोस्तों कितना गिवन है हमें, 4%। क्लियर है, तो उसको 4% लिखे, माइनस 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन बी कितना है, 2%। क्लियर है, तो बताइए कितना आ गया आंसर, 8% माइनस 6%, तो हमको मिलता है 2% का चेंज। क्लियर है, कितना परसेंट का चेंज, 2% का चेंज। तो आप क्वेश्चन को समझिए कि इस एग्जाम्पल में दोस्तों p इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब में ए स्क्वायर माइनस बी पावर -3 के फॉर्म में लिखा मैंने। और जब हमने अपने इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया, डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करा और करके मैंने इसको फॉर्मेट में लिख के लाया कि भाई फ्रैक्शनल चेंज इन p इज इक्वल टू 2 इंटू फ्रैक्शनल चेंज इन 2, जो पावर में है वो सामने आ गया है ना, -3 इंटू फ्रैक्शनल चेंज इन b, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, सारे फैक्टर परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है, और जब मैंने वैल्यू पुट करी तो मेरे को परसेंटेज चेंज कितना मिला दोस्तों, 2%। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर हम परसेंटेज एरर पर, है ना, तो बताइए परसेंटेज एरर पे हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताइए, 2 सामने आ गया, डेल्टा ए बाय ए। और एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया एरर में हमेशा हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। क्लियर है, तो जो माइनस है वो भी प्लस में हो जाएगा, प्लस 3 डेल्टा बी बाय बी। अब देखो पूरे इक्वेशन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या सारी वैल्यूज किसमें परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब परसेंटेज एरर, सॉरी यहाँ पर हाँ एरर की बात कर रही, परसेंटेज एरर इन पी इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज एरर इंटू ए प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी। समझ में आई बात, तो परसेंटेज एरर इन P हमें निकालना है, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इंटू ए पे बताइए 4% का था, तो यहाँ पर 8% प्लस यहाँ पर 3 इंटू बी का परसेंटेज एरर हमें 2% गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 8% प्लस 6%, क्या समझ में आता है, 14%। क्या आपको बात समझ में आया कि यहाँ पर क्या लोचा। देखिए यदि 2 अलग अलग कंडीशन है, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ परसेंटेज चेंज पूछा गया है, तो आप ऐसे डील करोगे, परसेंटेज एरर पूछा गया तो आप इस तरीके से डील करोगे। पावर में चाहे कुछ भी हो वहाँ पर प्लस में ही आएगा वो वैल्यू, समझ में आई बात, पावर में नेगेटिव में हो तो भी वो वैल्यू प्लस में ही आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, वेरी नाइस। तो दोस्तों अब आप इससे क्या समझे, इससे जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट से दोस्तों एरर इन पावर तो समझ में आ गया, लेकिन हमने यहाँ पर डिवीजन को छुड़वा रखा था। डिवीजन को कैसे डील करें दोस्तों, ये चीज़ आप समझना है ना, आप ये चीज़ समझना ज़रा एक बार, है ना। देखिए हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली समझना, हमें यहाँ पर क्या करना है, x इज इक्वल टू ए बाय बी करना था। क्लियर है कि नहीं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू ए बी का पावर -1, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और अपने इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, पावर वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फ्रैक्शनल चेंज इन x इज इक्वल टू डेल्टा फ्रैक्शनल चेंज इन a और माइनस जो परसेंटेज एरर पूछे, सॉरी परसेंटेज चेंज पूछे तो -1 इंटू डेल्टा बी बाई बी आएगा, लेकिन यहाँ पर एरर की बात चल रही है ना, तो प्लस डेल्टा बी बाय बी। देखिए उसी फॉर्मेट से अपन ने निकाल दिया, समझ में आई बात। तो इससे क्या हम परसेंटेज मतलब उससे क्या हम एरर निकाल सकते हैं x का, बिल्कुल हाँ। कैसे हो जाएगा भाई, x का एरर डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू एक्स। समझ में आई बात। और x का वैल्यू तो हमें पता ही है, x का वैल्यू क्या है, a बाय बी। इस टाइप से बात समझ में आता है क्या, क्लियर है। और फिर दोस्तों सिंपल तो इतना है कि यदि हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इनफैक्ट है ना, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है हमारे उस पुराने कॉन्सेप्ट से, मान लीजिए x इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो फिर तो वही सिंपल हो गया ना यार, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस प्लस प्लस, डोंट बी कंफ्यूज,
प्लस डेल्टा बी बाय बी होना चाहिए। इधर से भी x हमको मिल जाएगा डेल्टा ए बाय ए। देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ मैंने पहले लिखी थी कि नहीं लिखी थी, तो अपने सेम उस मतलब पावर वाला जो हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उससे सब कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी इंटू एक्स, तो हमको यहाँ पर x कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने सारी चीज़ें जो हैं एक साथ लिख रखी हैं। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है। आप वीडियो पॉज कीजिए और सारी चीज़ों को इत्मीनान से समझिए पहले, और फिर ही उसके बाद आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद दोस्तों एरर इन पावर का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से ये काम करता है। क्लियर है? और उसके बाद आगे अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करने की बारी है। ये क्वेश्चंस अपन करते हैं ना तो आप देखोगे कि कितनी आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, है ना। कितनी आसानी से, कितने सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बिल्कुल हम मेरा वो बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके। क्लियर है? आइए देखिए बाला सर के क्वेश्चंस। ओके चलिए, तो अ फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय 2k क्यूब एल स्क्वायर अपॉन एन एन पावर 1। ठीक है, तो इसको x इज इक्वल टू, उसको ज़रा हम अपने फॉर्मेट में लिखते हैं 2k क्यूब एल स्क्वायर m का पावर -1। और देखो दोस्तों n का पावर n रूट में लगा हुआ है, इसका मतलब n का पावर -1/2 है, यानी मतलब नीचे है तो 1/2 है, ऊपर लेके आएंगे तो पावर माइनस हो जाएगा, तो -1/2। क्लियर है? ये हमारी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब हमको बोला गया है, क्या बोला गया है, परसेंटेज एरर, है ना, मतलब सब प्लस प्लस में लेना है। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ के एल एम एन आर 1%, 2%, 3%, 4% रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ एक्स इज अनसर्टेन बाय, अनसर्टेनिटी का मतलब एरर ही होता है। क्लियर है? तो हमसे x का, इस x का एरर पूछा है दोस्तों, तो हमको तो कॉन्सेप्ट मालूम है ना, अभी हमने पढ़ा है कि डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट का कोई मतलब ही नहीं है ना, 3 इंटू डेल्टा के बाय के, है ना, प्लस 2 डेल्टा एल बाय एल, है ना, प्लस 1 इंटू डेल्टा एम बाय एम, और प्लस सामने आ जाएगा 1/2। देखिए एरर निकालना है ना, इसीलिए प्लस कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज निकालना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर -1/2 लिखता, है ना, डेल्टा एन बाय एन। क्लियर है? पूरे इक्वेशन को दोस्तों हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको सबका परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। तो हमें परसेंटेज चेंज, सॉरी परसेंटेज एरर, हाँ मैं थोड़ा सा कई बार मैं दोनों को मिला के बोल देता हूँ तो आप कंफ्यूज ना हो। हम यहाँ पर इस चैप्टर में एरर पढ़ रहे हैं तो एरर ही होगा हर जगह, है ना। तो परसेंटेज एरर इन एक्स जो है हमको क्या मिलेगा, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन के, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन के, प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन एल, प्लस परसेंटेज एरर इन मास, प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन एन। क्लियर है? मुझे बताइए परसेंटेज एरर इन के कितना गिवन है, रिस्पेक्टिवली सारी वैल्यूज गिवन है। के का है 1%, एल का 2%, एम का 3% और एन का 4%। क्लियर है? तो 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 3% प्लस हाफ इंटू 4%, है ना। तो ये वैल्यू कितना हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं, 3% प्लस 4% प्लस 3%, है ना, प्लस 2%। क्लियर है? कितना हो गया 12%। कितना हो गया दोस्तों, 12%। तो परसेंटेज एरर इन x कितना आ गया दोस्तों, 12%। क्या आपको बात समझ में आया? मैंने कुछ भी नहीं किया, वो पावर को सामने ला के मल्टीप्लाई करते। सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों और सबसे मस्त कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ गए ना तो फिर खेल ही खत्म हो गया, फिर ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। देखना आप, if the error in the measurement of radius of a sphere is 2% and that in measuring the mass is 3%, then error in the measuring of density of the material of the sphere is। पहले तो हमको रिलेशन चाहिए दोस्तों। क्या पूछा गया हमको, रेडियस स्फेयर है, इसके रेडियस में परसेंटेज एरर 2 है, फिर रेडियस का परसेंटेज एरर, मतलब परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस जो है वो 2% गिवन है, और हमको बोला है परसेंटेज एरर इन मास जो है वो हमको बोला है 3% है। बताइए डेंसिटी में कितने परसेंट का एरर आएगा। तो सबसे पहले डेंसिटी होता कितना है मुझे तो ये बताइए आप, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? मास तो देखिए मास m है, वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों 4/3, स्फेरिकल साइज है कि नहीं, πr3। क्लियर है? तो बताइए डेंसिटी कितना हो गया अपने को यहाँ पर, डेंसिटी D इज इक्वल टू अपने को हो जाएगा 3/4π m अपॉन r3। देखिए ये तो सारा कांस्टेंट है ना। तो हम इसको अपना उस स्टोरी में फिट कर दो,
डेल्टा डी बाय डी इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का तो कोई धर्म नहीं होता, डेल्टा एम बाय एम। और दोस्तों यदि हमें परसेंटेज चेंज निकालना होता तो यहाँ ऊपर आके r पावर -3 हो जाता, तो ऊपर -3 मल्टीप्लाई करना पड़ता। मतलब देखिए एक बार फिर से आप, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ r पावर -3, तो यदि हमें परसेंटेज चेंज निकालना होता, आप ध्यान से सुनिएगा, हाँ परसेंटेज चेंज निकालना होता तो यहाँ -3 इंटू परसेंटेज चेंज इन r, मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन r मेरे को लिखना था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर एरर निकालना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में ही रहेगा। क्लियर है? पूरी इक्वेशन को आप जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सब परसेंटेज चेंज बन जाएंगे, हाँ फ्रैक्शनल चेंज से। तो बताइए परसेंटेज चेंज इन डी, या सॉरी मैं बार बार चेंज बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमें एरर निकालना है ना। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी डी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। क्लियर है? मुझे बताइए परसेंटेज एरर इन मास कितना गिवन है क्वेश्चन में, 3%, और 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस कितना है, 2%, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 9%। क्या बात समझ में आया? तो परसेंटेज एरर कितना है हमारे डेंसिटी के कैलकुलेशन में आएगा, 9% का। क्लियर है? चलिए, तो आप देख सकते हैं इसको स्क्रीन पर, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर A body accelerates from rest with the uniform acceleration a for time t. The uncertainty is in a. Uncertainty मतलब error in a is 8% and uncertainty in t is 4%. The uncertainty in the speed is, है ना? तो मुझे बताइए एक्सेलरेशन टाइम गिवन है, स्पीड आप निकाल सकते हो क्या? इक्वेशन लगा दो यार, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, होता है कि नहीं होता है? अब u के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसको आप जीरो कर लीजिए। तो स्पीड इज इक्वल टू ए टी बेसिकली, मतलब मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ना? तो देखिए हमारा वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखते हैं तो क्या होता है। यहाँ पर जब अपन कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा बी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा टी बाय टी, है ना। पूरे इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ डेल्टा वी बाई वी 100, मतलब परसेंटेज एरर इन वी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन टी। क्लियर है? समझ में आती है बात आप सभी को? ओके, सो परसेंटेज एरर इन स्पीड हमें ये कैलकुलेट करना है। बताइए ए में कितना परसेंट, एक्सेलरेशन में कितना परसेंट गिवन है? एक्सेलरेशन में गिवन है 8%। क्लियर है? तो यहाँ क्या आ जाएगा 8% प्लस परसेंटेज इन टाइम कितना है दोस्तों, 4%। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 12%। समझ में आई बात? आंसर क्या आ जाएगा, 12%। समझ में आता है आपको सभी को, है ना? कितना सिंपल है, बस हमें रिलेशन चाहिए और फिर हमको वो पावर वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर देना है ना, फ्रैक्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज वाला। क्लियर है? चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ लेंथ एंड टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेटिंग पेंडुलम, ये दोस्तों पेंडुलम होता है ना, इसका लेंथ L है और टाइम पीरियड T। क्या आपको टाइम पीरियड T याद है? नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, 2π√L/g होता है। क्लियर है? ये टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का, एक मूविंग पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, √2π√L/g। अब हमें क्या निकालना है कि इफ लेंथ का परसेंटेज एरर है 1% और टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर है 3% रिस्पेक्टिवली, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, जी में कितने परसेंट का एरर आएगा। दोस्तों पहले यहाँ से जी को सेपरेट करके निकाला जाए तो यहाँ से मैं पूरे इक्वेशन को स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2π का स्क्वायर और अंडर रूट से हट जाएगा तो L/g आएगा। बेसिकली हमें जी निकालना है तो जी को उधर लेके चले जाओ, तो जी इज इक्वल टू 2π का स्क्वायर एंड L/t का स्क्वायर। ये देखिए हमको रिलेशन मिल गया। क्लियर है? अब इस रिलेशन को हमें अपने यूटिलिटी के हिसाब से ढालना है। फ्रैक्शनल चेंज इन जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये तो दोस्तों कांस्टेंट है, कोई मतलब का नहीं है, डेल्टा L/L, और यहाँ पर टाइम पीरियड है ना, तो यहाँ पर यदि परसेंटेज चेंज निकालना होता तो हम यहाँ पर ऊपर आके यहाँ पर -2 हो जाता, ऑब्वियसली बात है, तो -2 इंटू डेल्टा T/T लिखते, लेकिन यहाँ हमको एरर निकालना है तो +2 इंटू डेल्टा T/T। समझ में आई बात? 100 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को तो परसेंटेज चेंज बन गया। क्लियर है? तो परसेंटेज एरर, हाँ सॉरी परसेंटेज एरर, सो परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा परसेंटेज एरर इन L प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। क्लियर है? मुझे बताइए परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना गिवन है, लेंथ में 1% है। क्लियर है? प्लस 2 इंटू टाइम पीरियड में कितने परसेंट का, 3% का एरर है। क्लियर है? कितना हो गया ये दोस्तों, 7%। कितना हो गया ये, 7%।
परसेंट। समझ में आई बात? बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा था ना आपको कि एक बार जब, और देखिए आप बिलीव कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और रीसेंट ईयर का क्वेश्चन है। देखिए 2017 में एम्स में सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आप एरर में से इन क्वेश्चंस को बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट के एग्जामिनेशन में। क्लियर है? अब दोस्तों एक और दो क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर अपन डील करते हैं इसमें से। देखिए आइए, द डायमीटर ऑफ ए गिवन वायर इज मेजर्ड बाय अ स्क्रू गॉज। ठीक है, एक वायर का डायमीटर जो मेजर किया गया, स्क्रू गॉज दोस्तों एक मशीन है मेजर करने का और कुछ भी नहीं। द थ्री मेजरमेंट्स आर ऑफ द डायमीटर गिव the reading centimeters as 0.036 centimeters, 0.035 and 0.037 centimeters। क्लियर है? what is the percentage error in the measurement? देखिए हमें तीन वैल्यूज गिवन है कि नहीं है डायमीटर की। डायमीटर D1 गिवन है 0.036 सेंटीमीटर्स है ना। सेकेंड डायमीटर का वैल्यू हुआ है 0.035 सेंटीमीटर्स और थर्ड वाले का गिवन है दोस्तों 0.037 सेंटीमीटर्स। क्लियर है? सबसे पहले तो डी मीन निकालना होगा। तो डी मीन कैसे? 0.036 प्लस 0.035 प्लस 0.037/3, ये हमको क्या मिल गया? एवरेज वैल्यू। क्या मिल गया दोस्तों? एवरेज वैल्यू। क्लियर है? तो ये हमें एवरेज वैल्यू मिल गया। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो क्या करने का? इसी डेल्टा D1 निकालेंगे। तो डी मीन में से जो भी ये वैल्यू आएगी उसमें से D1 माइनस करो, फिर D2 माइनस करो, फिर D3 माइनस करो। तो ऐसा करके D2 मिल जाएगा, ऐसा करके D3 मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अब फिर हमें क्या मिलेगा? डेल्टा D का मीन निकालना है। तो डेल्टा D1 प्लस डेल्टा D2 प्लस डेल्टा D3 है ना, बाय 3 कर देने का। क्लियर है? फिर अपन को फ्रैक्शनल निकालना है। तो डेल्टा डी मीन बाय डी मीन करोगे तो फ्रैक्शनल, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। समझ में आई बात? है ना? तो देखिए कितना सिंपल है यार, वही चीज़ है ना, बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन। क्लियर? आप दोस्तों आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको समझना। When a current of 2.5 plus minus 0.5 ampere flows through a wire, it develops a potential difference of 20 plus minus 1 है ना। The resistance of the wire is, है ना, सिंपल सा सवाल है। The resistance of the wire is, है ना। तो देखिए बिल्कुल सिंपल और बेसिक सा सवाल है, इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिलेशन कौन सा है ना। आप यदि पूरा थ्रू आउट द सेशन जब आप पढ़ोगे, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ा दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। मतलब आप किसी वैल्यू का यूनिट और डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहते हो मान लो, तो आपको उसका कोई ना कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। और जब तक आप पूरा फिजिक्स पढ़ ना लो तब तक आप सारे चैप्टर्स के सारे छोटे छोटे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते यार, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से छोटे छोटे डायमेंशंस को मैं थ्रू आउट द सेशन थोड़ा बताते जाऊंगा, बट आपको यूनिट एंड डायमेंशन के बेसिक कॉन्सेप्ट तो अभी से पढ़ के रखने पड़ेंगे, है ना। कोई बात नहीं। सो रिलेशन, ये तो बेसिक रिलेशन है, हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ रखा है, तो ये तो आना चाहिए, है ना। देखिए करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस है, क्या रिलेशन हो सकता है बताइए भाई। V इज इक्वल टू आई आर, सबको याद है कि नहीं। हमको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस। तो बताइए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय आई, बेसिकली समझ में आई बात, V बाय आई, है ना। तो V बाय आई मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V आई का पावर -1। तो ये लिखा, तो क्या इसको हम अपने वो पावर वाले कॉन्सेप्ट में नहीं डाल सकते। डेल्टा R बाय आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा V बाय V, और हमें चूंकि एरर निकालना है तो प्लस डेल्टा I बाय आई। क्या बात समझ में आती है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय आई इंटू R। समझ में आई बात। बट हाँ हमें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ R इज इक्वल टू V बाय आई होगा, तो V का मेन वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 20 है ना, और यहाँ पर I कितना है 2.5 है ना, तो कितना आ जाएगा ये 8 ओम्स है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई उसकी, है ना। तो ये देखिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो हमको डेल्टा R का वैल्यू जो है क्या मिलेगा, यहाँ सॉल्व कीजिए। डेल्टा V बाई V, बताइए V में कितना एरर है, कहाँ गया V, पोटेंशियल डिफरेंस V में एरर 1 है कि नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और V कितना है 20 प्लस डेल्टा I कितना है 0.5 और ये कितना है 2.5, क्लियर है कि नहीं, इंटू R अभी हमने निकाला 8। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। सो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/20,
और इसको आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो 4/20/8, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 5/20 × 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 ओम्स। क्लियर है। तो देखिए R का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हमें R प्लस माइनस डेल्टा R जो है वो क्या वैल्यू देखने को मिलेगा, या R का वैल्यू हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें R का वैल्यू देखने को मिलेगा दोस्तों 8 ओम प्लस माइनस 2 ओम्स। क्लियर है। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू 8 मिल गया V/I। हमें एरर निकालने के लिए ये वाला जो है स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ा, वो वाला अपना समझ में आई बात। सोचा कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो या पावर हो, आप सेम वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कीजिए। समझ में आई बात। अनटिल अनलेस परसेंटेज चेंज बहुत ज़्यादा हो या एरर बहुत बहुत बड़ा होगा ना एरर दोस्तों, तो फिर आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नीट के लेवल में और एग्रीकल्चर इन सब एग्जाम्स के, छोटे नर्सिंग वगैरह इन सब एग्जाम्स में उतना ऊपर तक जाएगा ही नहीं। क्लियर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द एरर, है ना। तो आई होप कि आपको एरर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो मैं चाहता हूँ कि इसे आप एक बार फिर से अच्छे से देखें, है ना, किस टाइप से सॉल्व करना है। क्लियर है। चलिए, तो आप दोस्तों एक छोटा सा नया टॉपिक आता है जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर, है ना दोस्तों। सिग्निफिकेंट फिगर, कोई भी जब वैल्यू हमको गिवन होती है ना किसी भी चीज़ की, हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, XYZ कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, तो उस वैल्यू में, है ना, उस वैल्यू में जो भी हमको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है दोस्तों, उस वैल्यू में कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, है ना, जो हमको गिवन संख्या दी उसमें इंपॉर्टेंट वैल्यू कितनी है, उसको बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। दोस्तों नाम समझ में आता है, सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण। समझ में आई बात। तो भाई सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट, जो हमको ज़्यादा इंफॉर्मेशनल, है ना, जो वैल्यूज गिवन है वो कितनी है। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए हम, है ना, 5 मीटर की बात करें, तो इसको क्या मैं 500 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ क्या, और इसको मैं 5000 मिलीमीटर भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे बताइए इस पूरे संख्या में महत्वपूर्ण संख्या, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है। क्लियर है। उसको तो फिर अपन 1000 अपने हिसाब से यूनिट बना सकते हैं, 500000। तो ऐसे, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था, है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालने को आता है। देखिए रीसेंट ईयर में मैंने नीट के एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर तो पूछते हुए नहीं देखा है, बट कुछ दूसरे एग्जाम्स में जो है उनमें वो पूछा जाता है, इसीलिए ज़रूरी है कि हम एक बार सिग्निफिकेंट फिगर का सिग्निफिकेंस समझ लें। क्लियर है। तो देखिए कुछ रूल्स होते हैं, टोटल 5 रूल्स हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करते हैं। देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, टेंशन वाली बात। आप बिल्कुल, है ना, ये 5 के 5 रूल्स को भेजे में रखो, सिंपल सी बातें, एक बार पढ़ेंगे तो सब याद हो जाएगा। क्लियर है। 2 क्वेश्चन करेंगे तो खेल ही खत्म। क्लियर। आइए ज़रा समझते हैं, है ना। सबसे पहला जो रूल है अपने पास, रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट है। इस पूरे में देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, 2 5 6 7, कितने टोटल नॉन जीरो कितने हैं, 4। तो इस संख्या में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें दोस्तों, 4। क्लियर है। उसके बाद रूल नंबर 2, पहला रूल क्या है कि भाई नॉन जीरो डिजिट्स सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। क्लियर है। दूसरा रूल, the zeros appearing between 2 non-zero digits are significant no matter where they are decimal points as if example, जैसे एग्जाम्पल देगा 6.028, तो ये वाला जो जीरो है दोस्तों, ये जीरो देखिए 2 या उससे ज़्यादा नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो जो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होता है वो वैल्यू जो है सिग्निफिकेंट माना जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देता हूँ, है ना, जैसे मान लो 2005.03। मुझे बताइए कि इस वाली संख्या में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखो ये 2 जीरो भी 2 नॉन जीरो के बीच में लाई करते हैं, और ये वाला जीरो भी 2, तो सारे जीरोस जो हैं इसमें नॉन सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे, क्योंकि वो किसके बीच में है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। तो 4 कहाँ गए भाई साहब, हाँ जी ये लीजिए। ओके, सो आप देखेंगे कि यहाँ 4 और ये 2, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसमें, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। क्लियर है। 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हो गया रूल नंबर 1 भी हो गया, रूल नंबर 2 भी हो गया। अब आते हैं दोस्तों रूल नंबर 3 पर। क्लियर। आज ज़रा समझते हैं ये क्या कहता है। इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, है ना, मतलब दशमलव के बाद की संख्या है। क्लियर है।
the non-zero, the zeros on the right of the decimal point but to the left of first non-zero digits are not significant. क्लियर है? मतलब समझना है ना, क्या कह रहा है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, एक से छोटा है, मतलब जो भी कहानी है वो दशमलव के बाद की स्टोरी है. क्लियर है? दशमलव के बाद की स्टोरी है. तो क्या बोल रहा है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो के बारे में कहानी चल रही है, ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड, ये राइट साइड दोस्तों और ये लेफ्ट साइड. क्लियर है? डेसिमल के राइट साइड में यदि जीरोज हैं बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मान लो कि यहां पर 1 2 0 और उसके बाद 7 है. क्लियर है? तो क्या ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है? तो भले ही दशमलव के राइट साइड में हो जीरोज, लेकिन यदि वह फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से लेफ्ट में है तो वो इनसिग्निफिकेंट होंगे, मतलब सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. क्लियर है? तो ये जो एग्जांपल मैंने दिया, यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर? सिर्फ एक. क्लियर है? अब देखिए यहां पर एग्जांपल दे रखा है, ये है ना, देखिए यहां पर तो ये दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के राइट में जीरोज हैं, है ना, लेकिन जो फर्स्ट नॉन जीरो है ना, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके लेफ्ट वाले सारे इनसिग्निफिकेंट है. तो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं? 2. कितने? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. समझ में आई बात आपको? क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूं इस चीज का, है ना. एक और एग्जांपल मान लीजिए पॉइंट 0202, है ना, ये है. मुझे बताइए सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे. ये वाला जीरो क्यों है सिग्निफिकेंट फिगर? क्योंकि ये 2 नॉन जीरो के बीच में आता है. समझ आती है बात आपको? वेरी नाइस. और ये वाला क्यों नहीं है? दशमलव के राइट में है ना, लेकिन फिर भी ये नॉन सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड है. क्लियर है? दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड. मैं क्लियर? वेरी नाइस. अब आते हैं दोस्तों अपना फोर्थ रूल पर, है ना. फोर्थ रूल क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है the terminal or trailing zero in the number without a decimal point are not significant. है ना, डेसिमल पॉइंट नहीं है और जितने भी टेलिंग मतलब एंड में जितने भी जीरो हैं सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं. जैसे देखिए, जैसे 42600, तो इसमें सिर्फ सिग्निफिकेंट 3 है. 42630, तो भी सिग्निफिकेंट सिर्फ क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. मैंने आपको बताया, ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले में ही दिया था. देखिए, है ना, कि 5 के बाद कितने जीरो लगा दो आप, है ना, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ इसमें क्या है? 1, है ना. बहुत बढ़िया. फिर उसके बाद हम आते हैं 5वें रूल पर. तो 5वां रूल क्या कहता है दोस्तों? इफ अ नंबर विद डेसिमल जीरोस टू द राइट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट. समझ में आई बात? मतलब यदि डेसिमल में आंसर दे रखा है, थोड़ा सा अजीब है ये वाला थोड़ा सा, लेकिन है भाई, कि डेसिमल के बाद जितने राइट साइड में, है ना, राइट साइड में जो नॉन जीरो हैं उसके भी राइट में जितने जीरोज होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे. देखिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, परंतु ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि ये दशमलव के राइट साइड में है और जो क्या बोलते हैं, जो लास्ट सिग्निफिकेंट, जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके भी राइट में है. क्लियर है? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? उसमें 4 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. कितने हो जाएंगे? 2 3 और उसके बाद के 2 जीरो, ये सारे कैसे हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्या समझ में आती है बात आप सभी को? क्लियर है? वेरी नाइस. ओके, तो टोटल 5 रूल्स याद रहेंगे. नंबर 1 क्या है, मेरे साथ एक बार आप रिपीट करोगे. नंबर 1 वो है जिसमें सारे नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं, नंबर 1. ठीक है. उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा कि कोई जीरो यदि 2 नॉन जीरो के बीच में लाई करता है तो वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों? सिग्निफिकेंट. क्लियर है? उसके बाद हमने तीसरा रूल ये पढ़ा कि वैल्यू लेस देन 1 है तो डेसिमल के राइट साइड में जितने जीरोज हैं यदि वह पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है तो वो सारे के सारे इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे. लेकिन 5वां रूल क्या कहता है कि जो लास्ट नॉन जीरो है उसके भी राइट में जितने जीरोज हैं वो सारे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे. क्लियर है? तो अपन को ये टोटल 5 रूल्स हैं और सारी विद एग्जाम्पल हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा. मैं यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं इरेज कर देता हूँ एक बार. क्लियर? ओके, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. देखिए क्वेश्चन बहुत अब
5 रूल यदि आपको याद है तो फिर कोई ऐसा भारी भरकम क्वेश्चन तो इसमें से बनने नहीं वाला है ना। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बताइए? सिर्फ 1, 2, 3 और 4। क्लियर है? ये 3 जीरो क्यों काउंट नहीं होंगे? क्योंकि डेसिमल के राइट साइड है और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में, ठीक है, इसीलिए ये जो है ये वाले जीरोस नहीं होंगे, तो सिर्फ 4। क्लियर है? और भाई ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4। क्लियर है? क्वेश्चन ही खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली आप नोट्स बनाओ तो ये सारे रूल्स जो हैं आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए, है ना। ये सारे रूल्स आपको लिखे होने चाहिए, है ना।